Hello students, in subject programming for problem solving, today we will discuss about the concept of structure in C programming. Look, we can define structure as a structure is a collection of data of dissimilar data type. We can also explain the structure as suppose we want to create a particular variable named as integer a, right? integer a. तो जैसे integer a वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व होता है. अगर हम जीसीसी कंपाइलर की बात करें तो 4 बाइट इसका साइज होगा और इस ब्लॉक का नाम क्या होता है a. और जो भी वैल्यू यहाँ स्टोर हम करते हैं, से अगर हम 5 स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 स्टोर हो जाता है, राइट. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 5 वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लें इंटीजर के साइज के ही, सो आप इंटीजर a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 इस तरह भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं. दैट मीन्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे वेयर अ मेमोरी ब्लॉक विल बी रिजर्व हैविंग 5 सब ब्लॉक, राइट. और इन मेमोरी ब्लॉक्स को एक स्पेशल नंबर जिसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं उससे एक्सेस करते हैं, जिसे इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4 इसे एक्सेस कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या है कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं. अगर पहला मेमोरी एड्रेस आपका 2000 है तो दूसरा 2002 होगा, बिकॉज इंटीजर ले रहे हैं अगर तो 2004 कह दीजिए यहाँ पर. देन 2008, 2012, 2016 इस तरह से कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक रिजर्व होंगे. क्लियर. बट अगर हम ये चाहते हैं कि 5 वैल्यूज या 3 वैल्यूज हम स्टोर करना चाहें जिसमें एक वेरिएबल हो इंटीजर के साइज का, राइट, दूसरा वेरिएबल हो कैरेक्टर के साइज का, तीसरा वेरिएबल हो फ्लोट के लिए, तो अगर कुछ ऐसा हम ये 3 डिफरेंट तरह के डेटा हैं इनको हम स्टोर करना चाहते हैं, तब हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था जिससे हम इन सबको किसी एक ही मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर सकें. क्लियर. सो इस तरह के कॉन्सेप्ट में जहां पर हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि इंटीजर मेमोरी में अभी अगर जीसीसी कंपाइलर की बात करते हैं तो ये 4 बाइट मेमोरी रिजर्व करता है, कैरेक्टर 1 बाइट और फ्लोट भी 4 बाइट. तो टोटल मेमोरी जो ऑक्युपाई होनी चाहिए दैट इज 4 + 4 8 + 1 9, टोटल 9 बाइट ये मेमोरी रिजर्व हो. क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा टाइप अवेलेबल है जिसमें 9 बाइट ऑफ मेमोरी हम ऑक्युपाई कर सकें? सो आंसर इज नो. हमारे पास ऐसा कोई भी डेटा टाइप नहीं है जिससे हम 9 बाइट की मेमोरी या जितनी हमें जरूरत है उतनी मेमोरी ऑक्युपाई कर सकें. क्लियर. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए we have a new concept that is called as a structure. So structure is also called as a user defined data type. Clear? A structure is a user defined data type. A structure is a user defined data type in C. अब ये क्यों कह रहे हैं कि मिसले जो कह सकते हैं डिसिमिलर डेटा टाइप भी हो सकते हैं, कि यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं. Suppose we want to store details of a book having book name. जो डिटेल हमें स्टोर करना है वो क्या क्या स्टोर करना है? बुक का नाम, उसमें कितने पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस और उसकी प्राइस. ये 3 इंफॉर्मेशन हम स्टोर करना चाहते हैं. तो क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा टाइप है जिससे हम किसी एक बुक में ही ये तीनों चीजें स्टोर कर लें, कि बुक टाइप का ही डेटा हमारे पास अवेलेबल हो? सो आंसर इज नो. टू इंप्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट वी हैव अ स्ट्रक्चर. कैसे? स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड आपके पास है दैट इज स्ट्रक्ट. जो कीवर्ड आपके पास है दैट इज स्ट्रक्ट.
तो सिंटैक्स कैसे होगा किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए? किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का जो सिंटैक्स होता है, यू हैव टू राइट स्ट्रक्ट इन स्मॉल लेटर, स्ट्रक्ट, देन नेम ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नेम, और उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करके कुछ जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करना चाहते हैं, जो स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर मेंबर. सो वी कैन राइट विद देयर प्रिमिटिव डेटा टाइप, say it is member1. Similarly, data type member_n, राइट. और ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि जैसे स्ट्रक्चर की कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे हमें सेमीकोलन लगाना होगा. ये इसका एक सिंटैक्स हुआ, राइट. अब यहां पर इन सब का एक नाम है, जिसको पहला जो लिखा हुआ है स्ट्रक्ट, इट इज अ कीवर्ड, और ये जिस नाम से आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं जो आपके डेटा टाइप का जो नाम रखना चाहते हैं वो यहां पर होगा. और उस डेटा टाइप, उस मेमोरी ब्लॉक जो आप रिजर्व करेंगे, उसके अंदर कितने सब पार्ट होंगे वो इंडिविजुअल मेंबर्स के नाम पर होगा, और उनके डेटा टाइप के साथ में हम यहां पे प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को वेरिएबल फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं, सो वेरिएबल जैसे आप लिखते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इसी टाइप से स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे स्ट्रक्चर नेम. ये पूरा डेटा टाइप की तरह काम करेगा. इन कॉम्बिनेशन ये डेटा टाइप की तरह काम किया. देन वेरिएबल नेम, क्लियर. अब हमारा जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या क्या स्टोर करना है, चलिए इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं क्या हम ऐसा कर पाते हैं कि नहीं. सो जब भी आपको कैसे पता चलेगा कि हमें स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज करना है, किसी एक स्टूडेंट की बात कर ले या बुक की बात कर ले जिसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो हमें, तो ये ध्यान रख लीजिए कि अब हमें इसका कॉन्सेप्ट यूज करना है स्ट्रक्चर का. ठीक. सो जो हमारी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में हमें स्टोर क्या करना है, स्टूडेंट की जो बुक है, या बुक की बुक नेम, बुक प्राइस और बुक के पेजेस, इतनी चीजें हमें स्टोर करनी है. तो चलिए इसके लिए स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं. कैसे क्रिएट करेंगे स्ट्रक्चर? प्रोग्राम के थ्रू ही देख लेते हैं यहां पर. सो प्रोग्राम करते समय स्टार्टिंग जैसे हम करते हैं नॉर्मल हैश include stdio.h. देन अब आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है. सो यू कैन डिफाइन स्ट्रक्ट. किस नाम से किसका बनाना है स्ट्रक्चर? किसी बुक के लिए बनाना है. कौन कौन से मेंबर हैं, हम मेंबर का मतलब कौन कौन से वेरिएबल इसके अंदर रखना चाहते हैं? बुक नाम, सो बी नेम हम यहां पे इसको दे देते हैं. और बुक नेम को क्या होगा, एक कैरेक्टर एरे होगा ना, तो से इसका साइज हम 50 रखते हैं. और इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, कैरेक्टर बुक नेम. दूसरा उसकी प्राइस रखना चाहते हैं, सो प्राइस, ये दूसरा हो गया. अब बुक प्राइस का डेटा टाइप क्या रखना चाहते हैं, आप चाहे तो फ्लोट रखें या इंटीजर रखें, आप कुछ भी रखिए, राइट. सपोज हम यहां पे इंटीजर दे रहे हैं. और उसके पेजेस इंटीजर नंबर होगा. क्लियर. ये हमने डिफाइन कर दिया और यहां सेमीकोलन लगा दिया, राइट. इस तरह से हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया बुक का, और इस बुक के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद अब हमारा पहला काम क्या होता है प्रोग्राम में, वेरिएबल डिक्लेयर करना. और वेरिएबल हम कब डिक्लेयर करते हैं, किसी मेन फंक्शन के अंदर. तो यहां पर मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं इंटीजर मेन, और मेन के अंदर पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं. वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्ट बुक. एक बुक का डिटेल है तो सपोज उस बुक का नाम हम B1 रख देते हैं.
राइट। अब यहां पर इतना करने से होगा क्या, इसको एक बार मेमोरी में कैसे काम होगा समझ लेते हैं। जब आप इस लाइन को लिखेंगे स्ट्रक्ट बुक B1, तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा, राइट। और इस ब्लॉक की जो साइज होगी, ये साइज किसके बराबर होगी, इंडिविजुअल मेंबर जितने हैं इन सब के साइज के सम के बराबर। फिर सुनिएगा, इंडिविजुअल मेंबर की साइज का सम जितना होगा, ये टोटल मेमोरी स्पेस इतना रिजर्व होगा। सो बुक नेम एक कैरेक्टर एरे है, एरे की साइज कितनी है 50, तो 50 कैरेक्टर हमारे पास एक तरह से होंगे नेम के लिए, तो इसकी साइज क्या होगी 50 बाइट। सो ये 50 बाइट रिजर्व कर दिया गया यहां तक 50। इंटीजर प्राइस, तो 4 बाइट इंटीजर के लिए, ये 4 बाइट हो गए, और पेजेस भी इंटीजर है तो ये भी 4 बाइट। तो टोटल जो मेमोरी ऑक्युपाई हो रही है दैट विल बी 58 बाइट ऑफ मेमोरी हमने रिजर्व कर ली, ठीक है। इस मेमोरी ब्लॉक का नाम क्या होगा, विद द नेम ऑफ वेरिएबल। मेमोरी ब्लॉक का नाम क्या होता है वेरिएबल के नाम से, तो वेरिएबल का नाम क्या है B1। सो इस मेमोरी ब्लॉक का नाम क्या होगा B1। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें इनको एक्सेस कैसे करेंगे। एरे होता तो इंडेक्स नंबर से कॉल कर लेते, लेकिन यहां इंडेक्स नंबर का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बिकॉज हर एक ब्लॉक की साइज डिफरेंट हो सकती है। तो पहले ब्लॉक का नाम है B_name, राइट। दूसरे ब्लॉक का नाम होगा प्राइस, और तीसरे ब्लॉक का नाम है पेजेस। सो अगर हम पहले ब्लॉक की बात करें, इस ब्लॉक को यहां पर हम इसे इंडिकेट कर लेते हैं, इस ब्लॉक को हम किस नाम से जानेंगे ये हमें पता करना हो, तो किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर का यूज करना होता है। सो कैसे लिखेंगे, B1 बुक जो वेरिएबल का नाम है, डॉट इस ब्लॉक का नाम B_name। ऐसा लिखने से हम पहले ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम प्राइस को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या लिखना होगा, B1 डॉट प्राइस। क्लियर। सिमिलरली अगर हम पेजेस वाले ब्लॉक को एक्सेस करना चाहते हैं, सो B1 डॉट पेजेस। और नॉर्मली जैसे हम बाकी सारे प्रोग्राम करते हैं, एक बार वेरिएबल का नाम हमें पता चल गया तो हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस ब्लॉक में वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं, तो वैल्यू असाइन करने के लिए पहले एक मैसेज दे देते हैं। सो इसी में कंटिन्यू करते हैं, printf इंटर से बुक नेम कॉमा, आफ्टर दैट प्राइस कॉमा पेजेस। ये मैसेज हमने दे दिया। बिकॉज बुक नेम एक स्ट्रिंग हो सकती है, मल्टीवर्ड स्ट्रिंग हो सकती है, तो इसके लिए हम गेटस यूज कर रहे हैं, गेटस। और ब्लॉक का नाम क्या होगा, इस पर्टिकुलर पार्ट का नाम क्या होगा, दैट विल बी B1 डॉट B_name। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली प्राइस और पेजेस के लिए हम scanf यूज कर सकते हैं। सो scanf, 2 इंटीजर वैल्यू है तो 2% d %, पहले ब्लॉक का नाम B1 डॉट प्राइस कॉमा %, B1 डॉट पेजेस, राइट। इससे क्या हुआ, वैल्यू असाइन हो गई है। अब इन वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं, सो वी कैन राइट अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट, printf द बुक डिटेल्स आर, न्यू लाइन में हम मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, printf। अब %s यूज कर सकते हैं, या आप ये समझिए कि बुक नाम तो हमारा मल्टीपल हो सकते हैं ना। सो बुक नेम को हम गेटस फंक्शन के थ्रू यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे, पुटस फंक्शन के थ्रू। पुटस बुक नेम कैसे मिलेगी, B1 डॉट B_name। इससे हमें क्या मिला, बुक का नाम मिला।
now we can print the pages and price. so pages and price के लिए %d \n %d b1 dot price comma b1 dot pages, right? after that return 0 और ये प्रोग्राम आपका फिनिश हो गया। इस प्रोग्राम में अगर आप ध्यान दें तो हमने क्या किया, पहले एक स्ट्रक्चर बना लिया, इस स्ट्रक्चर के बाद इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना लिया, और ऐसा करने से किसी भी वेरिएबल को जो इस स्ट्रक्चर टाइप का है उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं और इसकी वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं एक प्रोग्राम आपको दिया जाए कि यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर द प्राइस ऑफ 2 डिफरेंट बुक एंड प्रिंट द ऑल डिटेल्स ऑफ अ बुक हैविंग मैक्सिमम पेजेस, राइट? तो आपको क्या करना होगा, 2 बुक डिफाइन करना होगा, बुक के वेरिएबल। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से करके दिखाते हैं। चलिए इस एग्जांपल को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि एरे और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। एरे और स्ट्रक्चर में डिफरेंस के लिए सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा एरे में, कि एरे रिफर्स टू कलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर डेटा टाइप हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चर के, वो हेट्रोजीनियस, दैट मीन्स डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है कि डिसिमिलर ही होंगे, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन एरे में ये कंपल्सरी है कि सारे के सारे एलिमेंट का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, राइट? एरे के एलिमेंट को सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स नंबर, जो कि हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इससे एक्सेस करते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, राइट? जब हम एरे को किसी फंक्शन में पास करते हैं और एरे का नाम लिख दें तो वो एक पॉइंटर की तरह काम करता है और इंडिकेट करता है फर्स्ट एलिमेंट को, लेकिन एरे के बाद अगर हम स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, राइट? एरे साइज इज फिक्स्ड। जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी साइज फिक्स होती है, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा टाइप है उसी डेटा टाइप के साइज के हर ब्लॉक बनेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं। स्ट्रक्चर में यूजर अपने हिसाब से उसके डेटा टाइप सेट कर सकता है, कितने मेंबर ऐड करना है उस पर उसका साइज डिपेंड करता है, राइट? एरे को डिक्लेयर करने के लिए आप केवल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, जबकि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। इसी वजह से जब हम एरे की ट्रेवर्सिंग करते हैं तो ये आसान हो जाती है, क्योंकि वहां पे सब कुछ कंटिन्यूअस मैनर में है। एरे के एलिमेंट जो स्टोर होते हैं वो कंटिन्यूअस एलिमेंट, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट हैं वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो, या ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। हो सकते हैं बट कंपल्सरी नहीं है, बट एरे के केस में इट इज कंपल्सरी। डेटा टाइप डिक्लेरेशन में किसी भी एरे को डिक्लेयर करने के लिए एरे का नाम और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज प्रोवाइड करते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर हमें स्ट्रक्चर का नाम प्रोवाइड करना रहता है और उसके स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स, राइट? ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप इसको आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें प्रोग्राम, पहले हम नोट कर लेते हैं क्या प्रोग्राम हमें करना है। राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर 2 books and print the details like name, price, pages of a book having मैक्सिमम से पेज। अब पेज पे बेस पे हम बात करना चाहते हैं, ठीक है? तो हमें 2 बुक के बीच में कंपेयर करना है। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखिए, अगर 2 नंबर के बीच में आपको कंपेयर करना होता कि 2 नंबर को कंपेयर करिए और उस
नंबर को प्रिंट करिए जो मैक्सिमम हो। तो उसका लॉजिक अगर आप थोड़ा समझिए कि दो नंबर हैं आपके x और y, तो हम कंडीशन केवल चेक करते हैं ना, इफ x ग्रेटर देन y तो प्रिंट x, अदरवाइज y। यही तो कॉन्सेप्ट था। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ही आप स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को भी कर सकते हैं। सिर्फ आपका काम क्या होगा कि यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए एक बार इस प्रोग्राम को करके देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल #include stdio.h, right? After that integer main, आप चाहें तो स्ट्रक्चर किसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, struct book, और इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कौन से हैं, नेम क्या होगा, कैरेक्टर एरे, सो कैरेक्टर साइज सपोज हम 20 ले रहे हैं, और क्या है, इंटीजर प्राइस, इंटीजर पेज, राइट। और एक तरीका यहां पे आपको बता देते हैं, अगर मेन के अंदर आप यूज कर रहे हैं तो चाहे तो वेरिएबल के नाम यही लिख सकते हैं। से आपके पास दो बुक हैं, एक है आपके पास B1, B2, और अब आप सेमीकोलन लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों बुक के वेरिएबल्स डिफाइन भी हो जाएंगे। ये भी एक तरीका है, एक पुराना तरीका जो हमने बताया और एक अभी जो तरीका बताया है। अब आपका काम क्या होगा, इन दोनों बुक में, जैसे हम प्रोग्राम में क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, यह स्टेप प्रोसेस करना रहता है। तो हमें पहले B1 में सारी वैल्यू इनपुट कर दें, उसके बाद B2 की सारी वैल्यू इनपुट कर दें। सो पहले B1 के लिए काम करते हैं, printf enter name price page of B1। सो नेम के लिए हम गेटएस फंक्शन यूज कर रहे हैं। गेटएस बुक का नाम कैसे लिखा देंगे, B1.name, राइट। और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज के लिए scanf %d and %b1 डॉट प्राइस कॉमा and %b1 डॉट पेज, ठीक है। सिमिलरली वी कैन डू थिंग्स फॉर B2 बुक। सो ये कॉन्सेप्ट अभी हम आपको बता दे रहे हैं, इसी को फिर से रिपीट करेंगे, रिपीट फॉर B2। आई थिंक आप इतना कर लेंगे। अब B1 B2 दोनों में वैल्यू इनपुट कर दिया गया है। अब हमें कंपेयर करना है किस बेसिस पर, जो क्वेश्चन आपका कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम पेजेस। तो पेजेस के बेस पे आपको कंपैरिजन करना है। तो दोनों के बीच में पेजेस को कैसे कंपेयर कर लेंगे, वी कैन राइट कंपेयरिंग स्टेटमेंट इफ B1 डॉट पेज इज ग्रेटर देन B2 डॉट पेज। क्लियर। अगर ऐसा है तो हमें क्या प्रिंट करना है, सो printf क्या प्रिंट कर दें, B1 बुक की डिटेल्स ऑफ बुक B1। और वो डिटेल्स कौन कौन सी हैं, पहले उसका नाम प्रिंट करना है, तो पुट एस B1 डॉट नेम, ये बुक का नाम आ गया। अब हम उसके printf बाकी डिटेल्स प्रिंट कर लेते हैं, %d कॉमा %d कौन सी, B1 डॉट प्राइस कॉमा B1 डॉट पेज, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता, दैट मीन्स B1 का पेज अगर ज्यादा नहीं होता B2 के पेज से, तो एल्स स्टेटमेंट में हम किसकी डिटेल प्रिंट कर लें, printf डिटेल्स ऑफ
book B2, right? Put as B2 dot name, right? printf %d, %d B2 dot price, B2 dot page, right? Then return 0 और ये प्रोग्राम आपका फिनिश हो गया, राइट? सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है जिसमें अगर इस तरह से हम किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट करना चाहते हैं, जिसमें किसी एक क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, उनके नाम, उनके रोल नंबर और उनकी एज दी हुई है, और हमें उस स्टूडेंट को प्रिंट करना है जिसकी एज से 20 ईयर से अबव है, राइट? तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ एरे ऑफ स्ट्रक्चर। सो एरे ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एक बार। तो यहां वीडियो हम पॉज कर दे रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर एक प्रोग्राम हम करना चाहते हैं जो कि स्ट्रक्चर एरे का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करे। कैसे, इसको तरह क्वेश्चन कैसे होते हैं? सपोज हम किसी एक क्लास की बात करते हैं, जिस क्लास में मान लेते हैं 60 स्टूडेंट्स हैं, और उस स्टूडेंट्स की लिस्ट में से हमें उन सारे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है जिनकी एज ग्रेटर देन 20 ईयर हो, राइट? सो इस तरह प्रोग्राम करने के लिए आप समझ जाइए कि हमें डिटेल ऑफ स्टूडेंट प्रिंट करना है, जैसे नेम, रोल नंबर, मार्क्स, एज, इतनी डिटेल चाहिए। तो किसी एक वेरिएबल के में ऐसी चीजें हो नहीं सकती, इस वजह से हमें स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सो इसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट के लिए बनाएंगे। आप कोई जरूरी नहीं कि स्टूडेंट नाम ही रखें, आप अपने नाम मन से ही कोई भी नाम ले सकते हैं, बट ये एक बेटर आइडिया हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात की जाए उसी नाम से स्ट्रक्चर का नाम रखा जाए, राइट? अब चूंकि पहला है स्टूडेंट के नाम, तो इसको हमने नेम वेरिएबल कैरेक्टर एरे में रख दिया। दूसरा रोल नंबर है, रोल नंबर के लिए रख लिया। देन मार्क्स और एज। ये एक स्ट्रक्चर हमने स्टूडेंट का क्रिएट कर लिया जिसमें ये 4 वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, राइट? एक्चुअली मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में जैसे ही इसका एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एज 60, जैसे ये क्रिएट करेंगे हम, तो कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसे एक सबसे पहले एरे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा ना, बिकॉज ये नोटेशन किसके लिए, एरे के लिए है। तो इस तरह के ब्लॉक बनेंगे, और ये हम यहाँ पे कुछ सैंपल ब्लॉक दिखा दे रहे हैं। इस तरह से 60 ब्लॉक होंगे टोटल। इसकी इंडेक्सिंग कहां से होती है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये एरे कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन ये किस टाइप का एरे है, ये एक स्ट्रक्चर एरे है। स्ट्रक्चर एरे का मतलब हर एक ब्लॉक के सब ब्लॉक बनेंगे, और इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी ये समझना जरूरी है। पहला होगा आपका नाम, तो पहले ब्लॉक में नेम आ गया, दूसरे ब्लॉक में रोल नंबर, राइट? तीसरे ब्लॉक में मार्क्स, और चौथे ब्लॉक में एज। इसी तरीके से हर एक ब्लॉक के 4 सब ब्लॉक बनेंगे, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है स्ट्रक्चर एरे का। फिर जैसे हम एरे में स्टोर करते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम स्टोर करते जाएंगे। यहां पर भी 60 स्टूडेंट की क्लास हम एज्यूम कर रहे हैं, तो साइज हमने 60 रखा हुआ है। सो एक फॉर लूप के लिए इंडेक्स वेरिएबल x यूज कर लिया, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया, लेस देन 60 x++, बिकॉज हमने कहा था कि एरे आपको एक बार समझ लेना होगा इसको, तो एरे की तरह इनपुट कर रहे हैं। पहले ब्लॉक में जब x की वैल्यू 0 होगी तो S0 वाले ब्लॉक में वैल्यू जाएगी, S0, दैट मीन इस ब्लॉक में ये 0 के नेम पे वैल्यू ट्रांसफर होगी, फिर उसी ब्लॉक के रोल नंबर में ट्रांसफर होगा, फिर मार्क्स में, फिर एज में, और फर्दर ये प्रोसेस मूव करता रहेगा, और एरे के हर एक ब्लॉक में वैल्यू आप ट्रांसफर कर लेंगे। देन जब हमें प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट करते समय हमें केवल उन डिटेल को प्रिंट करना है जिस स्टूडेंट की एज ग्रेटर देन 20 हो, या जो भी क्राइटेरिया दिया हो उस क्राइटेरिया को आप इफ कंडीशन के साथ लिख सकते हैं, राइट? सो sx डॉट
एज, ये क्या बताएगा, उस ब्लॉक के एज वाले ब्लॉक में जो वैल्यू है उसको कंडीशन चेक कर रहे हैं 20 से ग्रेटर, क्योंकि 20 हमारे कंडीशन दिया गया है। अगर ऐसा है तो ये सारी वैल्यूज हम उसकी नेम को और उसके रोल नंबर, मार्क्स और एज, इन सारी वैल्यूज को हम प्रिंट कर लेंगे, राइट। सो आई होप यहां तक आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एरे साथ में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यू फील any problem in other example, you can also comment me so that I can create video for you. Okay, thank you very much.